ओके तो आज की क्लास प्रारंभ करने से पहले आप सबको एक अनाउंसमेंट बता देते हैं कि जितने भी हमारे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं या जो अब जुड़ने वाले हैं उन सबको फ्री हैंड रिटन नोट्स मिलने वाली है। बायोलॉजी का चैप्टर वाइज आपको फ्री हैंड रिटन नोट्स की जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड की जाएगी। तो जितने भी लोग जुड़ते जा रहे हो सभी लोग कमेंट में अपना नाम और अपने ज़िले का नाम लिख दीजिए। साथ में अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेंगे, क्योंकि यहीं से आपको नोट्स की लिंक प्रोवाइड की जाएगी। तो आज की वीडियो क्लास चैप्टर नंबर 3 का पार्ट 5 है। इससे पहले के सभी 4 पार्ट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से चेकआउट जरूर करिएगा, क्योंकि उसमें आपने नर जनन तंत्र, मादा जनन तंत्र, साथ साथ में नर में यौनारंभ, शुक्राणु जनन और शुक्राणु की संरचना पढ़ी थी। हम पढ़ रहे थे मानव में जनन के चरण। मानव में जनन के 3 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? 3 चरण होते हैं। सबसे पहला था निषेचन से पहले की घटना, फिर निषेचन और निषेचन के बाद की घटनाएं। तो निषेचन के पहले की घटनाओं में हम पढ़ रहे थे, जिसमें हम पढ़ चुके हैं नर में यौनारंभ और नर युग्मक का निर्माण अर्थात शुक्राणु जनन। अब हमको क्या पढ़ना होगा? अब हमको पढ़ना होगा मादा में यौनारंभ, और फिर पढ़ेंगे मादा में युग्मक का निर्माण अर्थात अंडाणु जनन, और इसके बाद पढ़ेंगे मैथुन क्रिया। तो अभी हम हेडिंग डालते हैं मादा में यौनारंभ। मादा में यौनारंभ, प्यूबर्टी इन फीमेल्स। जैसा कि आप सबको पता है कि जो प्यूबर्टी होती है या यौनारंभ होता है, उसका तात्पर्य होता है किसी जीव का प्रजनन के लिए योग्य हो जाना। अर्थात अगर परिभाषा बोले तो किसी जीव का प्रजनन योग्य हो जाने की क्रिया को ही या हो जाने की क्षमता को ही यौनारंभ कहते हैं। जो मादाएं होती हैं, मादाओं में पुरुषों की अपेक्षा यौनारंभ पहले प्रारंभ हो जाता है। पहले प्रारंभ हो जाता है। जैसा कि आपने देखा होगा कि जो गर्ल्स होते हैं वो जल्दी ग्रोथ करते हैं कंपेयर टू बॉयज। बॉयज की जो ग्रोथ होती है वो थोड़ी स्लो होती है, लेकिन जो गर्ल्स की जो ग्रोथ होती है वो काफ़ी तेज होती है, क्योंकि जो गर्ल्स में यौनारंभ की क्रिया होती है वो बॉयज की अपेक्षा पहले होती है। हमने देखा था जो बॉयज थे या नर थे उनमें यौनारंभ 14 से 16 साल के बीच हो रहा था, जबकि जो गर्ल्स होती हैं अर्थात जो मादाएं होती हैं उनमें यौनारंभ 12 से 14 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। मादाओं में यौनारंभ पुरुषों की अपेक्षा शीघ्र होता है, पहले होता है, और कब से होने लगता है? 12 से लेकर के 14 वर्ष की उम्र में प्रारंभ हो जाता है। जो 12 से 13 वर्ष की जो उम्र होती है उसमें क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? वृद्धि होती है। सबसे पहले वृद्धि होती है और शारीरिक वृद्धि सबसे तेज होती है। इसमें शारीरिक वृद्धि सबसे तेज होती है, और इसके बाद स्टार्ट हो जाता है अंडोत्सर्ग की क्रिया। अंडोत्सर्ग की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। तो आपने क्या जाना कि मादा में यौनारंभ पुरुषों की अपेक्षा शीघ्र होती है, और यह लगभग 13 साल के आसपास या 13 वर्ष की उम्र से स्टार्ट हो जाती है, और कब तक चलती है? 45 से 50 वर्ष तक चलती है। तो जब भी यौनारंभ प्रक्रिया होती है तो हम जानते हैं कि उस बॉडी में या उस पर्सन में बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं। जैसे आपने नर में पढ़ा था, ऐसे ही मादाओं में हम लोग पढ़ते हैं कि जब भी मादाओं में यौनारंभ प्रारंभ होता है तो उनमें बहुत सारे चेंजेस हो जाते हैं, और इन चेंजेस को हम क्या कहते हैं? द्वितीयक या लैंगिक लक्षण। क्या कहते हैं? द्वितीयक या लैंगिक लक्षण। तो हमारी अगली हेडिंग है मादाओं में द्वितीयक या लैंगिक लक्षण।
द्वितीयक लैंगिक लक्षण, इनको गौड़ लक्षण भी बोला जाता है। ठीक है, इतनी बात समझ आ गई। अर्थात सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर स्टिका इन फीमेल्स। क्लियर हो गई बात। तो ये कौन कौन से लक्षण होते हैं मादाओं में? द्वितीयक लैंगिक लक्षण। देखिए, मादाओं में यौनारंभ क्यों प्रारंभ होता है और कैसे प्रारंभ होता है, इसके पीछे एक मुख्य हार्मोन होता है, इसका नाम है गोनेडोट्रोपिन हार्मोन। यह पीयूष ग्रंथि से सिक्रीट होता है और इसीलिए लगभग 12 से 13 वर्ष की उम्र में जो मादाएं होती हैं वो जल्दी ग्रोथ करती हैं और उनकी यौनारंभ की स्टेज स्टार्ट हो जाती है। तो सबसे पहला जो लक्षण होता है वो सबसे पहला लक्षण होता है आवाज मधुर और कैसी हो जाती है? तीव्र हो जाती है। आवाज मधुर और तीव्र हो जाती है। क्लियर। दूसरा होता है शरीर तेजी से वृद्धि करता है। शरीर तेजी से वृद्धि करता है, अर्थात इसमें क्या हो जाता है कि वसा का संचय भी स्टार्ट हो जाता है और शरीर का जो ग्रोथ है वो बढ़ जाता है। और अगला लक्षण होता है तीसरा, स्तन में काफी उभार आने लगता है। क्लियर। और जो चौथा लक्षण है वो है मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। अभी हम जानेंगे आगे कि मासिक धर्म क्या होता है। मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है। अगला लक्षण होता है जननांगों एवं बगल में बाल उगाते हैं। और अगला लक्षण होता है कि नर की ओर आकर्षण बढ़ जाता है। यह ऐसी स्टेज होती है जिसमें हार्मोनल इफेक्ट के कारण नर की ओर जो आकर्षण है वो बढ़ जाता है अपेक्षाकृत मादाओं की ओर। ऐसे नर में मादाओं की ओर आकर्षण बढ़ जाता है और ये इफेक्ट आप सब प्रैक्टिकल लाइफ में भी जरूर देख रहे होंगे। तो हमने बात किया कि पीयूष ग्रंथि से सिक्रीट होने वाला गोनेडोट्रोपिन हार्मोन क्या करता है, मादाओं में यौनारंभ को बढ़ाता है, जिस कारण से शरीर की ग्रोथ बढ़ जाती है और क्या हो जाता है, शरीर तेजी से वृद्धि करता है, आवाज मधुर हो जाती है, साथ साथ में स्तन में उभार आ जाता है, मासिक धर्म प्रारंभ हो जाता है, जननांगों एवं बगल में बाल उग जाते हैं तथा नर की ओर आकर्षण बढ़ जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट आ जाता है कि ये मासिक धर्म क्या है या मासिक चक्र क्या है या आर्तो चक्र क्या है या ऋतुस्राव क्या है। ये बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन उत्पन्न करता है सबके लिए कि आखिर ये क्या है। तो इसको क्लियर कर लेते हैं। हमारी अगली हेडिंग हो जाएगी मासिक धर्म या आर्तो चक्र या ऋतुस्राव या मासिक चक्र। ये सभी एक ही क्रिया का नाम है, उसी की बात करते हैं और उसे इंग्लिश में कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसे समझना ज़रूर रहता है, क्योंकि अगर इसे समझते हैं तो बहुत बड़ा जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाता है। एक्चुअल में होता क्या है, अगर हम देखें तो इंटरनल रूप से जो मादा जननांग का फिगर, हालांकि आप इससे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन अगर आप देख रहे होंगे तो मादा जननांग का हम एक स्ट्रक्चर बना देते हैं तो वो कुछ ऐसा होता है, ऐसा कुछ होता है। क्लियर। ऐसा कुछ होता है जिसमें आगे चल करके ये होती हैं
फैलोपियन ट्यूब्स, और यहीं पे पाई जाती हैं अंडाशय। ये देखिए यहीं पे अंडाशय पाई जाती हैं। ये हालांकि जनरल स्ट्रक्चर है, इससे पहले डिटेल में हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया है, यहाँ सिर्फ समझाना है हमको, इसलिए ऐसा बना रहे हैं। तो ये हो गया, ये दाईं हो गई राइट ओवरी, और ये हो गई लेफ्ट ओवरी। ये हो गई दाईं और वो हो गई बाईं। इतनी बात समझ में आ गई। मासिक धर्म हम समझने जा रहे हैं, दिमाग को बहुत कूल डाउन करके समझेंगे, ये टॉपिक आपको समझ आ जाएगा, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। देखिए ध्यान से, हमने बात किया जो हाइपोथैलेमस के पास एक ग्रंथि पाई जाती है जिसे हम कहते हैं पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि से गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिक्रीट होता है। गोनेडोट्रोपिन हार्मोन जो है वो सिक्रीट होता है, जिससे मादाओं में यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है। इतनी बात समझ आ गई, यौनारंभ प्रारंभ हो जाता है। अब इससे होता क्या है कि पीयूष ग्रंथि से ही कुछ हार्मोन्स और भी सिक्रीट होते हैं स्टार्टिंग में, जिन्हें हम कहते हैं प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। क्या कहते हैं? प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन। उससे होता क्या है, जो अंडाशय है, अंडाशय की 3 लेयर होती हैं। अंडाशय में 3 लेयर होती हैं, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। अंडाशय की 3 लेयर होती हैं और इसी में पाई जाती हैं फॉलिकुलर कोशिकाएं पाई जाती हैं, सेल्स पाई जाती हैं। यही निर्माण करती हैं किसकी? ग्राफियन फॉलिकुल का निर्माण करती हैं। ग्राफियन फॉलिकुल का निर्माण करती हैं, जो कि यहाँ पर एक उभार उत्पन्न करती है। ये एक प्रकार की एक सेल होती है। ध्यान रखिएगा, आपको डीप से समझना है तभी ये समझ पाएंगे। तो ये जो ग्राफियन फॉलिकुल है, ये क्या है? एक प्रकार की अंड कोशिका का ये निर्माण करती है। ये क्या करती है? अंड कोशिका का निर्माण करती है, और ये अंड कोशिका धीरे धीरे यहाँ से इसमें रिलीज हो जाती है, जिसे ही हम कहते हैं ओवा। क्या कहते हैं? ओवा कहते हैं। बात इतनी समझ आ गई होगी, बिल्कुल समझ आनी चाहिए। ये हो गया ओवा, और इसके बाद ये जो ग्राफियन फॉलिकुल थी ये फट जाती है। फटने के बाद ही तो ये ओवा को रिलीज करेगी। जब ये फटी हुई ग्राफियन फॉलिकुल ये क्या करती है? ये नष्ट होने के बजाय ये क्या बना लेती है? एक विशेष प्रकार का पीले संरचने का निर्माण कर लेती है, पीली संरचना का निर्माण कर लेती है। इस संरचना को क्या कहते हैं? इस संरचना को कहा जाता है कार्पस ल्यूटियम। बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्पस ल्यूटियम। क्या कहते हैं? कार्पस ल्यूटियम कहते हैं। ध्यान से समझिएगा कि जो अंडाशय की दीवार पर बनी हुई ग्राफियन फॉलिक्यूल वो अंडे को रिलीज करती है, और इसके बाद जो फटी हुई ग्राफियन फॉलिक्यूल है वो नष्ट होने के बजाय एक पीली संरचना का निर्माण कर लेती है, जिसका आकार लगभग होता है 2 से 5 सेंटीमीटर होता है। ये कितना होता है? 2 से 5 सेंटीमीटर होता है, और एक पीली संरचना का निर्माण कर लेती है, जो कि किस तरह बिहेव करने लगती है? इंडोक्राइन ग्लैंड की तरह व्यवहार करने लगती है, अर्थात अंतःस्रावी ग्रंथि की तरह व्यवहार करने लगती है। कौन? कार्पस ल्यूटियम। और यह विभिन्न प्रकार के हार्मोन्स को स्रावित करती। कौन कौन से हार्मोन स्रावित करती है? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन और इनहिबिन। ये 4 प्रकार के हार्मोन्स का स्रावण करने लगती है। कौन? कार्पस ल्यूटियम। ध्यान से समझिएगा। अब इसका श्रावण जब बढ़ जाता है, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन का श्रावण जब बढ़ जाता है, तो जो ये गर्भाशय होती है, ये गर्भाशय है, इसकी दीवार क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। गर्भाशय की दीवार क्या हो जाती है? मोटी हो जाती है। इसके ऊपर तमाम सारी सेल की ग्रोथ हो जाती है, जिस कारण ये परत मोटी हो जाती है। अब मोटी क्यों होती है ये भी समझ लीजिए, और इसके आगे का रीजन भी बता देते हैं। अब जब जो अंड कोशिका है यहाँ पर आ गई है, हम मान लेते हैं कि मैथुन क्रिया हुई है,
और स्पर्म योनि मार्ग में रिलीज हुए हैं, जिसमें से एक स्पर्म आ करके इसको फर्टिलाइज कर रहा है। ये स्पर्म आ करके यहाँ पर ओवा को फर्टिलाइज कर रहा है। क्लियर बात? दोनों कंडीशन समझ लेना, डाउट नहीं होना चाहिए आपके। कुछ समय लगेगा लेकिन डाउट आपका जरूर क्लियर हो जाएगा। तो ये फर्टिलाइज हो गया। अब ये जायगोट धीरे 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 यहाँ आकर के इसके साथ जुड़ जाता है और एक कनेक्शन का निर्माण कर लेता है, जिसे हम क्या कहते हैं? अपरा कहते हैं। क्या कहते हैं? अपरा या प्लेसेंटा बोला जाता है। क्या कहते हैं इंग्लिश में? प्लेसेंटा कहते हैं। और ये प्लेसेंटा के थ्रू ही जो ये गर्भाशय है इसकी दीवार से जायगोट जुड़ जाता है और विकास आगे की ओर करता रहता है। क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया निषेचन होने पर। ऐसा तो होता नहीं है कि हमेशा निषेचन होता ही रहता है। तो होता क्या है कि हर बार जब भी ये अंडा जो रिलीज होता है, ध्यान से समझिएगा, ये अंडा रिलीज हो चुका है, यहाँ से ये ओवा जो है वो रिलीज हो चुका है, लेकिन मैथुन क्रिया न होने के कारण स्पर्म यहाँ तक नहीं पहुँचता है। इसलिए जो अंडा है वो फर्टिलाइज नहीं हो पाता, अर्थात इसका निषेचन नहीं होता है। निषेचन नहीं होता है। अब जब निषेचन नहीं होता है तो ये अंडा कैसा हो गया? अनिषेचित अंडा हो गया। और अनिषेचित अंडा क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। क्या हो जाएगा? ये नष्ट हो जाएगा आगे चल के, ये नष्ट हो जाता है। साथ साथ में चूंकि निषेचन नहीं हुआ है, क्योंकि निषेचन नहीं हुआ है इसलिए प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन दोनों का सिक्रीशन जो है वो डाउन चला जाता है। पीयूष ग्रंथियां भी इसको सिक्रीट करती हैं, तो ये क्या हो जाता है? डाउन हो जाता है, जिस कारण से जो यहाँ एक्स्ट्रा ग्रोथ हुई थी यूट्रस में अर्थात गर्भाशय में, वो भी क्या हो जाती हैं? सिकुड़ने लगती हैं। अब जब रुधिर वाहिनियां यहाँ की सिकुड़ने लगेंगे, ध्यान से समझिएगा, रुधिर वाहिनियां यहाँ सिकुड़ने लगेंगी तो बहुत सारी सेल्स जो होंगी वो क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। क्लियर? अब जब ब्लड ही नहीं पहुंच रहा है तो सेल्स क्यों जीवित रहेंगी? तो वो हो जाएंगी नष्ट। साथ साथ में यहाँ से अंडा भी हो चुका है, ये नष्ट हो चुका है। और साथ साथ में कुछ मात्रा लगभग 50 से 150 ml मात्रा में इसमें ब्लड भी रहता है। और क्या क्या रहता है? श्लेष्मा रहती हैं। श्लेष्मा हो गया, ऊतक द्रव हो गया, ऊतक द्रव्य, अनिषेचित अंडा, ध्यान से यहां लिख देते हैं, अनिषेचित अंडा, और 50 से 150 ml तक रुधिर। ये क्या करता है? धीरे 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 योनि के मार्ग से बाहर की ओर स्रावित होता रहता है। रिसाव इसका लगातार होता रहता है और इसी क्रिया को कहा जाता है मासिक धर्म या आर्तो चक्र। बात समझ में आ गई? तो इसको फिर से एक बार क्लियर करते हैं बोर्ड, फिर समझाते हैं। तो हमने क्या समझा? हमने ये समझा कि जो अंडाशय होती है उसकी जो ग्राफियन फॉलिकुल है वो अंड कोशिका को रिलीज करती है, बाकी जो फटी हुई ग्राफियन फॉलिकुल है वो निर्माण कर लेती है किसका? कार्पस ल्यूटियम का। ये नाम जरूर याद रखिएगा, कार्पस ल्यूटियम का निर्माण कर लेती है। ये निर्माण कर लेती है कार्पस ल्यूटियम का, जो कौन कौन से हार्मोन? प्रोजेस्टेरॉन, एस्ट्रोजन और रिलैक्सिन और इनहिबिन, ये प्रोटीनस होता है। बाकी ये सब कैसे होते हैं? स्टेरॉयड हार्मोन्स होते हैं। तो कहने का मतलब है, और ये प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन के लेवल को बढ़ाता है, जिससे जैसे कोई मेहमान आपके घर आने वाला होता है तो सबसे पहले ही उसके आने की व्यवस्था कंप्लीट कर ली जाती है। इसीलिए जब गर्भाशय में अंडा आने वाला होता है उससे पहले गर्भाशय की जो दीवार होती है वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेती है। लेकिन बाई चांस मेहमान नहीं आया, अर्थात ये निषेचन नहीं हुआ। अब जब निषेचन नहीं होगा तो इसका इम्प्लांटेशन यहाँ पर नहीं होगा, और ये निषेचन ना होने की दशा में जो ये अंडा है वो अनिषेचित रहेगा और नष्ट हो जाएगा। अब बात करते हैं, अगर निषेचन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम का क्या प्रभाव पड़ेगा? तो कार्पस ल्यूटियम भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा?
नष्ट हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे नष्ट हो जाएगा, है ना। और ये भी जो स्राव है रुधिर स्राव के साथ साथ में ही बाहर निकल जाएगा, ये भी रुधिर स्राव के साथ साथ में बाहर निकल जाएगा। बात इतनी आपको क्लियर हो गई कि मासिक धर्म क्या है। अब हमने सबसे पहले क्या क्या सीखा उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले हमने जाना कि किसी भी मादा में 13 से 14 वर्ष से लेकर 45 से 50 वर्ष तक प्रजनन काल होता है, प्रजनन काल होता है। क्लियर, प्रजनन काल होता है, इतनी बात समझ में आ गई। इस प्रजनन काल में प्रत्येक माह मतलब 28 दिन एक औसत होता है, मतलब 25 दिन भी हो सकता है, 30 दिन भी हो सकता है, 31 दिन भी हो सकता है, मतलब ये औसत है कि 28 दिन पर। तो इस प्रजनन काल में प्रत्येक माह अंडाशय से अंडे का उत्सर्जन होता है, एक अंडे का उत्सर्जन होता है, अंडाशय से एक अंडे का उत्सर्जन होता है, अंडे का उत्सर्जन होता है। इतनी बात क्लियर हो गई। इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं, अंडोत्सर्ग कहते हैं। इंग्लिश कहें तो ओव्यूलेशन। क्लियर हो गई बात कि प्रजनन काल के दौरान प्रत्येक माह में लगभग हर 28 दिन में एक अंडे का उत्सर्जन होता है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? अंडोत्सर्ग कहते हैं। और यह क्रिया प्रत्येक अंडाशय से बारी बारी से होती है, बारी बारी से होती है। अर्थात अगर एक बार राइट ओवरी से हुई है तो अगली बार लेफ्ट ओवरी से होगी, अगर एक बार राइट ओवरी से हुई है तो अगली बार लेफ्ट ओवरी से होगी। तो अर्थात एक बार एक अंडाशय एक अंडे को रिलीज करती है ना, और अगली बार दूसरी अंडाशय एक अंडे को रिलीज करेगी। क्लियर होगी बात। यह क्रिया प्रत्येक अंडाशय से बारी बारी से होती है। अब बात करते हैं अगर निषेचन हो गया है, ध्यान से समझिएगा। अगर निषेचन हो गया है तो वो अपरा अर्थात प्लेसेंटा के थ्रू गर्भाशय की दीवार से जायगोट चिपक जाएगा और जो अपरा है आगे चल करके क्या रिलीज करने लगेगी? प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन आदि हार्मोन्स को वो सीक्रेट करने लगेगी। तब कार्पस ल्यूटियम का तब भी काम खत्म हो जाएगा, तब भी काम खत्म हो जाएगा और कार्पस ल्यूटियम को अंत में नष्ट ही हो जाना है। लेकिन जब ये निषेचन के बाद काफी हेल्प करता है इन सबको रिलीज करने में। अगर निषेचन नहीं हुआ है तो इन सबको रिलीज करना ये कम कर देता है, जिससे ये दीवारें जो होती हैं वो उजड़ने लगती हैं, सिकुड़ने लगती हैं और बहुत सारी कोशिकाएं मर जाती हैं और वो डेथ कोशिकाएं भी बाहर रुधिर स्राव के साथ साथ में बाहर हो जाती है। तो वही बात किया गया, निषेचन ना होने पर अनिषेचित अंडा ऊतक द्रव के साथ, ऊतक द्रव और रुधिर के साथ योनि मार्ग से बाहर निकलता है और इस क्रिया को ही हम क्या कहते हैं? इस क्रिया ही को कहा जाता है मासिक धर्म। बाहर निकलता है और इस क्रिया को मासिक
धर्म कहते हैं, मासिक धर्म कहते हैं। चूंकि ये चक्र जो है वो लगातार चलता रहता है, हर मंथ में चलता है, इसीलिए इसको मासिक चक्र, माहवारी, महीनावारी, पीरियड्स कई नाम से इस क्रिया को जाना जाता है। तो ये बात आपको समझ आ गई कि मासिक चक्र क्या होता है और मासिक चक्र में कार्पस ल्यूटियम या हार्मोन्स का क्या कारण। अगर हार्मोन्स पे अभी भी कंफ्यूजन है तो आप बताइएगा, तो हार्मोन्स पर एक सेपरेट वीडियो में जरूर बना दूंगा। तो इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कि निषेचन ना होने पर जो अंडा है, अनिषेचित अंडा अर्थात नष्ट हुआ अंडा, रुधिर के साथ योनि मार्ग से बाहर की ओर रिसाव करता है, रिश्ता रहता है। इसी क्रिया को कहा जाता है मासिक धर्म। और यह कितने दिन तक क्रिया होती रहती है? लगभग 4 से 5 दिन तक रुधिर स्राव होता रहता है। लगभग 4 से 5 दिन तक रुधिर स्राव होता रहता है। ध्यान से यहाँ और कुछ समझा देते हैं कि 4 से 5 दिन तक, चूंकि 28 दिन का एक चक्र होता है तो हम बना लेते हैं 28 दिन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 और 28। ये हो गए 28 दिन का एक चक्र होता है, जिसमें मान लेते हैं कि पीरियड्स जो स्टार्ट हुए वो 1 तारीख से स्टार्ट हुआ। समझिएगा, 1 तारीख से स्टार्ट हुआ तो वो चलेगा लगभग 5 दिन तक, जिसमें से 3 दिन तक काफी स्राव होता है। अंत के जो 2 दिन है उसमें स्राव या रुधिर स्राव की मात्रा बहुत कम होती है। तो ये 3 दिन काफी प्रिकॉशंस लेने होते हैं। तो ये 3 दिन तक का पीरियड चला और इसका लगभग जो टाइम पीरियड होता है वो 4 से 5 दिन तक होता है। तो ये 5 दिन के पीरियड्स के बाद, इसके बाद क्या होता है कि चूंकि ये नष्ट हो चुकी होती है, ध्यान से समझिएगा, ये नष्ट हो चुकी होती है और अंडाशय में भी काफी परिवर्तन होते हैं हर 28 दिन के बाद। देखिए ना, यह क्रिया प्रत्येक अंडाशय में बारी बारी से होती है और हर 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 महीने के बाद क्या होता है कि पुनः प्रक्रिया प्रारंभ होती है। इसीलिए इसको आर्तो चक्र भी कहा जाता है। तो हमने कहा कि फिर से क्या हो जाता है, यहाँ पर जो अंडाशय है उसकी दीवार फिर से बनने लगती है और फिर से उसमें ग्रोथ होने लगती है। और ये क्रिया लगभग चलती है 12, यानी 1 से लेकर के यहाँ तक 12 दिन के बीच में। इसीलिए यहाँ लो चांसेज होते हैं प्रेगनेंसी के चांसेज बहुत लो होते हैं, क्योंकि अंडा जो है वो बना हुआ नहीं होता है। लेकिन 13 से लेकर के 14वें दिन, जो 14वां दिन होता है, इसको बोला जाता है अंडोत्सर्ग। इसी दिन होता है ओव्यूलेशन। अर्थात ये एक अध्ययन है, बहुत हो सकता है 13 12 किसी भी दिन हो सकता है, क्योंकि जो पीरियड्स की डेट होती है वो सबकी चेंज होती रहती है। किसी में 28 दिन, 29 दिन, 30 दिन, किसी में 25 दिन, 26 दिन, ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो कहने का मतलब ये जो होते हैं दिन, वो हाई चांसेज होते हैं किसके? प्रेगनेंसी के हाई चांसेज होते हैं। यहाँ पर प्रेगनेंसी के लिए हाई चांसेज होते हैं, क्योंकि अंडा यहाँ रिलीज होता है और जो अंडा रिलीज होता है वो लगभग जो 24 से 72 घंटे तक जीवित रहता है। 72 घंटे तक जीवित रहता है, 24 से 72 घंटे तक जीवित रहता है। किसी के अंडे मतलब काफ़ी अच्छे नहीं होते तो वो 24 घंटे में ही डेथ कर जाते हैं। किसी के क्या कहते हैं 72 घंटे तक जीवित रहते हैं। तो ऐसे में एक जो एवरेज है वो है 48 घंटे। क्या होता है कि ये अंडा यहाँ से रिलीज होने के बाद लगभग 48 घंटे तक वेट करता है। किसका? स्पर्म का वेट करता है। अगर इसी पीरियड्स में मैथुन क्रिया होती है और स्पर्म वहां तक पहुंचता है तो निषेचन की क्रिया होती है, अदरवाइज फिर से वो चक्र टूट जाएगा। कहने का मतलब वो फर्टिलाइजेशन की क्रिया नहीं होने पर दूसरी कंडीशंस हो जाएंगी। तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पर हो जाता है क्या कहते हैं प्रेगनेंसी के हाई चांसेज, ओव्यूलेशन होता है और इसके बाद क्या हो जाता है कि अगर निषेचन हुआ है तो ये
विकास करता हुआ मॉरुला स्टेज बनता हुआ और यहाँ पर आकर के शिफ्ट होता रहता है अंत के दिनों में, और अब आगे मासिक धर्म की क्रिया जो है वो क्या हो जाती है, नहीं होती है, मासिक चक्र यहीं पे टूट जाता है। लेकिन अदरवाइज अगर निषेचन यहाँ पर नहीं हुआ तो ये अंडा क्या हो जाएगा, 72 घंटे का इंतजार करने के बाद ये अंडा अब नष्ट होने लगेगा, और यहाँ पर भी प्रेगनेंसी के कैसे चांसेज होंगे, लो चांसेज होंगे, प्रेगनेंसी यहाँ पर नहीं हो पाएगी, और धीरे धीरे वो अंडे जो हैं वो क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। गर्भाशय की दीवार जो है वो सिकुड़ जाती है, जिसमें बहुत सारी कोशिकाएं मर जाती हैं और वो रुधिर के साथ साथ में बाहर निकलने लगती हैं। तो आई थिंक ये बातें आपको क्लियर समझ आ गई। अब बात करते हैं, एक और घटना होती है कि किसी बालिका में, ध्यान रखिएगा, किसी बालिका में जैसे यौनारंभ प्रारंभ भी हुआ है, मतलब हम मान लेते हैं कि 13 वर्ष की बालिका है, तो जब किसी बालिका में सबसे पहले जब मासिक चक्र प्रारंभ होता है, सबसे पहले मासिक चक्र प्रारंभ होने की क्रिया को रजोदर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, रजोदर्शन कहते हैं। किसी बालिका में, अगर आप लिखना चाहेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, बाकी नोट्स मैं प्रोवाइड कर दूंगा, तो लिखने वाली टेंशन तो आपको बिल्कुल लेना ही नहीं है। किसी बालिका में मासिक धर्म होने की सबसे पहली घटना को क्या कहा जाता है, रजोदर्शन कहते हैं। इसको इंग्लिश में मीनार्च बोलते हैं, ठीक है। और चूंकि एक समय ऐसा आता है जब मासिक चक्र की क्रिया समाप्त हो जाती है महिलाओं में, वो एज होती है 45 से 50 वर्ष, अर्थात किसी महिला के 45 से 50 वर्ष बाद या 45 से 50 वर्ष के बीच जो मासिक चक्र है, मासिक चक्र के खत्म होने की क्रिया को या समाप्त होने की क्रिया को क्या कहा जाता है, रजोनिवृत्ति कहते हैं। रजोनिवृत्ति, अर्थात इसको इंग्लिश में बोला जाता है मीनोपॉज, ठीक है। मतलब इस क्रिया के बाद जो मादा है उसकी प्रजनन शक्ति खत्म हो जाती है, अर्थात उसके अंडाशय से जो अंडे हैं उनका निर्माण नहीं होता, अर्थात वो लेडी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। अब इसके बाद वो बच्चे को जन्म नहीं दे सकती। तो ये चीज़ें हमने आज क्लियर किया। आज हमने पढ़ा कि मादाओं में यौनारंभ क्या होता है, तो मादाओं में यौनारंभ पुरुष की अपेक्षा शीघ्र होता है। ये लगभग 12 से, है ना, 12 से 14 वर्ष के बीच होता है, जिसमें पहले शारीरिक वृद्धि होता है, जननांगों में वृद्धि होता है, स्तन ग्रंथियां का विकास होने लगता है, स्तन उभर जाते हैं और विभिन्न स्थानों पर बाल भी उगने लगते हैं और मासिक धर्म की क्रिया स्टार्ट हो जाती है। किसी बालिका में सबसे पहले मासिक धर्म प्रारंभ होने की क्रिया को कहा जाता है रजोदर्शन, और किसी महिला में मासिक धर्म समाप्त हो जाने की क्रिया को या प्रजनन काल उसका समाप्त हो जाने की क्रिया को कहा जाता है रजोनिवृत्ति कहा जाता है। हमने जाना कि मादा में 13 से 14 वर्ष से लेकर 45 से 50 वर्ष तक प्रजनन काल होता है। इस प्रजनन काल के दौरान प्रत्येक माह अंडाशय से एक का उत्सर्जन होता है। इस क्रिया को अंडोत्सर्ग कहते हैं। यह क्रिया बारी बारी से हर अंडाशय में होता है। और ध्यान से समझिएगा, निषेचन ना होने पर अंडाशय और गर्भाशय की दीवार, अंडाशय यानी ओवरी और गर्भाशय की दीवार यहाँ पर और यहाँ पर एक क्या होता है, परिवर्तन होता है, एक विशेष चक्रीय परिवर्तन होता है। चक्रीय का मतलब फिर से अगर निषेचन नहीं हुआ तो फिर से ये क्रिया होगी। एक चक्रीय परिवर्तन होता है जिसे ही कहा जाता है मासिक चक्र। तो आई थिंक आपने सारी बातें समझ लिया है। हार्मोन्स के बारे में भी मैंने आपको जानकारी दे दी है। अगर अभी भी हार्मोन्स या किसी भी क्रिया को लेकर के आपको डाउट है तो आप कमेंट में उसको ज़रूर मेंशन करिएगा। अपना नाम और अपने ज़िले का नाम मेंशन करना मत भूलिएगा। वीडियो को अगर अंत तक देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है आगे की वीडियो बनाने के लिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। अगर आप चाहें कि आपके सहयोगी यानी साथ में पढ़ने वाले भी ऐसी यूजफुल वीडियो को देख सकें तो उन तक भी शेयर करिए। थैंक यू।